नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर। और स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपकी बुक बेहाइव के 8 चैप्टर की पोम जिसका नाम है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं इस पोम से जुड़े सभी क्वेश्चन आंसर्स और साथ ही साथ में जानेंगे इस पोम में यूज हुए सभी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले स्टूडेंट, जब भी हम पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में जो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस होता है वो आता है किसी भी पोएम की राइम स्कीम। तो चलिए, हमारे पास में जो स्टेंजा 1 है, हम उसकी राइम स्कीम निकालते हैं। राइम स्कीम निकालते कैसे हैं, एक बार फिर से वो समझ लेते हैं। कैसे निकालते हैं कि किसी भी पोएम की जो लाइन होती है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, उसके जो एंड के वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट, वो आपस में तालमेल बिठा रहे हैं, तो वहीं से क्या निकलती है, किसी भी पोम की राइम स्कीम निकलती है। जैसे कि यहाँ पर पहला देखिए, स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। तो सील हमारा क्या है, पहला वर्ड है। और पहले वर्ड में स्टूडेंट हमारे पास में क्या है, कोई भी अल्फाबेट नहीं है। हमने पहले किसी की भी क्या नहीं निकाली है, राइम स्कीम नहीं निकाली है। तो हम इसे लेटर क्या दे देते हैं, ए दे देते हैं। उसके बाद में सील के बाद में है फियर्स। तो क्या फियर सील से क्या कर रहा है, राइम कर रहा है? नहीं, तो हम इसे बी दे दे। बिल्कुल, हम इसे लेटर बी दे देते हैं। उसके बाद में है फील। तो क्या फील और सील जो है वो आपस में राइम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्या हम इसे लेटर ए दे सकते हैं फिर से? बिल्कुल। और फिर हमारे पास में है ईयर्स। तो क्या ईयर्स फेयर से क्या कर रहा है, राइम कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी राइम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी इसी तरीके से हमारा जो सेकंड स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास में पहला वर्ड है, यानी कि एंड का पहला वर्ड है फोर्स। तो यहाँ पर ये किसी से राइम नहीं कर रहा है, तो हम इसे लेटर क्या दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, क्योंकि ए बी हमने फर्स्ट स्टेंजा में दे दिया। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में है सीज। तो क्या सीज फोर्स से राइम कर रहा है? नहीं, तो हम इसे लेटर डी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। फिर उसके बाद में है हमारे पास में कोर्स। तो क्या कोर्स और फोर्स आपस में राइम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो हम इसे लेटर क्या दे सकते हैं, सी दे सकते हैं। उसके बाद में लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड है हमारे पास में ट्रीज। तो ट्रीज और सीज क्या राइम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो हम इसे क्या दे दे, लेटर डी दे दे। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेंजा हुआ उसकी राइम स्कीम क्या हुई, सी डी। तो इस प्रकार से हमारी राइम स्कीम निकल कर आई ए बी सी डी। तो चलिए, पहला हमारा पोएटिक डिवाइस है राइम स्कीम। द पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएम और सॉन्ग। किसी भी पोएम की या फिर किसी भी एक संगीत की, गाने की जो एंड की लाइन होती है, उसके जो वर्ड्स होते हैं, वहां से क्या निकालते हैं, हम राइम स्कीम निकालते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, ए बी सी डी। नेक्स्ट आपका पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी क्या होता है स्टूडेंट, एलिट्रेशन यानी होता है कॉन्सोनेंट, व्यंजन जो साउंड होती है, अगर वो पास ही के वर्ड्स में रिपीट हो रही है, आपको बार बार सुनाई दे रही है, तो वहां पर आपका बनेगा एलिट्रेशन। डेफिनेशन, रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स। पास ही के, नेबर यानी क्या होता है, पड़ोसी। तो अगर दो या तीन पड़ोसी शब्द है और उनमें क्या आ रही है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, सेम जो व्यंजन है उसकी साउंड आपको सुनाई दे रही है, रिपीट हो रही है, तो वहां पर एलिट्रेशन होता है। अब यहाँ पर कैसे हुआ है, तो देखो एग्जाम्पल है स्पिरिट सील्ड। यहाँ पर स्टेंजा 1 जो है उसमें क्या ये जो वर्ड्स है वो आए हैं, बिल्कुल आए हैं। तो यहाँ पे अब स जो है, जो कि क्या है, एक व्यंजन है, एस जो कि एक व्यंजन है, उसकी साउंड को आप रिपीट होता हुआ सुन सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारा स्टेंजा 2 है रोल्ड राउंड। तो यहाँ पर भी स्टेंजा 2 जो है वहां पे र जो है स्टूडेंट, उसकी क्या हो रही है, साउंड रिपीट हो रही है, जो कि फिर से क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, एलिट्रेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट पोएटिक डिवाइस है आपका रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी क्या होता है, किसी भी वर्ड का, किसी भी लाइन का, किसी भी फ्रेज का
बार बार रिपीट होना आपका बनता है रिपीटेशन। यूजिंग द सेम वर्ड और फ्रेज ओवर एंड ओवर अगेन। अगर आप एक एक वर्ड का या लाइन का या सेंटेंस का या फ्रेज का क्या करते हो, उनका इस्तेमाल करते हो, तो वहां से निकलता है आपका रिपीटेशन। फॉर एग्जाम्पल इस पोम में क्या है, ये जो लाइन है नो मोशन और नो फोर्स, यहाँ पर ये जो नो नो है वो आप बार बार रिपीट होते हुए देख सकते हो। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रिपीटेशन यूज हुआ है, बिल्कुल कह सकते हैं। अब स्टूडेंट पोएटिक डिवाइस जो थे वो तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला सवाल देखेंगे, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील सेज द पोएट। पोएट कहते हैं कि गहरी नींद ने मेरी आत्मा को क्या कर लिया है, जकड़ लिया है। दैट इज अ डीप स्लीप क्लोज्ड ऑफ हिज सोल और माइंड। तो ये अ स्लम्बर का मतलब क्या है कि एक गहरी नींद, या फिर जिसने क्या किया है, उनकी आत्मा को जकड़ लिया है या फिर उनके मस्तिष्क को जकड़ लिया है, उसे बंद कर दिया है। हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हिज बिलवड वंस डेथ। तो जो पोएट है स्टूडेंट, वो अपनी बिलवड या फिर लव्ड वन जो है उनकी उनकी मृत्यु पर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो काफी ज्यादा सैड हैं और वो इस चीज को समझ भी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में इससे अफेक्टेड भी हैं। डज ही फील डीप सेंस ऑफ ग्रीफ और डज ही फील अ ग्रेट ग्रेट पीस। तो क्या स्टूडेंट जो पोएट हैं, जिनकी लव्ड वन जो है, बिलवड जो है, प्रेमिका जो है, उनकी डेथ हो गई है, तो क्या वो बहुत गहरा दुख जो है उसे महसूस कर रहे हैं या फिर वो अधिक शांति को महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी अपने को खोते हैं तो हम शांत तो नहीं रह सकते, हमें क्या होता है, काफी ज्यादा दुख होता है, हम क्या महसूस करते हैं, ग्रीफ महसूस करते हैं। तो जो पोएट है वो भी सेम चीज ही महसूस कर रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे। इन द पोएम, कविता में, द पोएट इज डीपली अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ हिज लव्ड वन। पोएम में जो पोएट है वो काफी अधिक तरीके से प्रभावित हुए हैं अपने लव्ड वन, अपने किसी प्रिय की डेथ पर, उसकी मृत्यु पर, उससे क्या हुए हैं, काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं, यानी कि काफी ज्यादा उन्हें दुख हुआ है। एट फर्स्ट, पहले ही फील सैडनेस एंड पेन, पहले तो वे काफी ज्यादा दुख और दर्द जो है वो महसूस करते हैं। बट ओवर टाइम, लेकिन समय के साथ, दिस ग्रीफ फेड्स एज ही कम्स टू एक्सेप्ट हर डेथ। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में ये जो दुख है वो फीका पड़ता जाता है, जब वो क्या करते हैं, उनकी जो लव्ड वन है उसकी डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, एक दिन सभी को जाना होता है, उन्हें भी जाना था और वो चली गई हैं। He begins to understand that she has become a part of nature. वो इस चीज को समझना शुरू कर देते हैं कि अब जो उनकी बिलवड है, जो प्रेमिका है या जो उनके लव्ड वन है, वो प्रकृति का एक हिस्सा बन गए हैं। एंड दैट शी इज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, और कि अब वो जो उनके लव्ड वन है, उनके जो प्रिय हैं, वो इस दुनिया का जो क्या है, फिजिकल वर्ल्ड है, जो शारीरिक वर्ल्ड है, यानी कि जिसमें हम रहते हैं, जो शरीर है, उससे क्या है, उससे परे चली गई हैं। वो कहाँ चली गई हैं, अब हेवन में चली गई हैं। यानी कि जो पोएट है उन्हें दुख तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि अब उनकी जो बिलवड है वो नेचर का पार्ट है। क्योंकि आपको याद होगा, वो कहते भी हैं कि अब वो क्या कर रही हैं, रोल राउंड कर रही हैं अर्थ के साथ में, उसके साथ में चक्कर लगा रही हैं, क्योंकि वो किस में बंद है, एक बॉक्स में बंद है जमीन के नीचे, क्योंकि क्रिमिट कहाँ किया गया है, उन्हें उन्हें जमीन के नीचे किया गया है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, द पोएट नो लॉन्गर फील्स द यूजुअल ह्यूमन फियर्स और वरीज। और जो पोएट है वो अब क्या नहीं करते हैं, जो मानव के डर हैं और जो चिंताएं हैं उन्हें महसूस नहीं करते हैं। इंस्टेड ही फाइंड्स पीस इन द थॉट दैट हिज लव्ड वन इज मोशनलेस एंड बियॉन्ड टाइम। बल्कि वो तो क्या करते हैं, इस विचार में शांति पाते हैं कि उनके जो प्रिय हैं वो अब क्या है, अब मोशनलेस हैं, अब गतिहीन है और समय के परे जा चुके हैं। इन स्टेट दैट इज बियॉन्ड अर्थली कंसर्न, एक ऐसी दुनिया में जो कि इस
और धरती की चिंताओं से क्या है, बिल्कुल परे है, बिल्कुल अलग है। उनके लव्ड वन एक ऐसी स्टेट में, एक ऐसी स्थिति में जा चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, द पासिंग ऑफ टाइम विल नो लॉन्गर अफेक्ट हर, सेज द पोएट। पोएट कहते हैं कि अब जो समय का बीतना है वो उनके लव्ड वन को, जो उनकी बिलवड है, उनको अफेक्ट नहीं करेगा, उसे प्रभावित नहीं करेगा। विच लाइन्स ऑफ द पोएम से दिस? पोएम की कौन सी लाइन ये बात कहती है? तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? द लाइन विच कन्वे दैट द पोएट्स बिलवड इज नो लॉन्गर अफेक्टेड बाय द पासिंग ऑफ टाइम आर, she seemed to think that could not feel the touch of earthly years. क्या कहते हैं पोएट? कि अब वो एक ऐसी चीज प्रतीत होती हैं जो कि किसी भी चीज को महसूस नहीं कर सकती हैं, और ये जो धरती का समय है, साल है, उन्हें नहीं छू सकते हैं, क्योंकि अगर किसी की मृत्यु हो चुकी है तो वो व्यक्ति ना ही तो कोई चीज को महसूस कर सकता है, ना ही समय के साथ में चल सकता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हाउ डज द पोएट इमेजिन हर टू बी आफ्टर दैट? जो पोएट है वो अपनी बिलवड को मृत्यु के बाद में कैसा इमेजिन करते हैं, उनकी कैसी कल्पना करते हैं? तो वो कहते हैं कि वो शांति से क्या है, अब पीस की स्टेट में होंगी, ना उनमें कोई फोर्स है, ना उनमें कोई मोशन है, और वो अर्थ के साथ में क्या कर रही हैं, अर्थ के साथ में चक्कर लगा रही हैं, घूम रही हैं, ट्रीज के साथ में, स्टोन्स के साथ में, रॉक्स के साथ में। डज ही थिंक ऑफ हर एज अ पर्सन लिविंग इन अ वेरी हैप्पी स्टेट, अ हेवन? क्या वो अपनी बिलवड को, जो पोएट है, अपनी बिलवड को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सोचते हैं जो कि क्या है, काफी ज्यादा खुश स्थिति में है? और खुश स्थिति किसे कहा गया है? स्वर्ग में। कि क्या पोएट ऐसा सोचते हैं कि उनकी जो बिलवड है अब वो स्वर्ग में जा चुकी हैं? तो बिल्कुल वो ऐसा मानते हैं कि अब वो कहाँ चली गई हैं, हेवन में चली गई हैं। और डज ही सी हर नाउ एज अ पार्ट ऑफ नेचर? और क्या या फिर वो उन्हें एक नेचर, एक प्रकृति के हिस्से के रूप में देखते हैं? तो देखिए, चाहे हम हेवन कहें, चाहे हम नेचर कहें, बात दोनों क्या है, एक ही है। स्वर्ग का मतलब भी क्या है, नेचर ही है। नेचर ब्यूटीफुल है, नेचर आपको सारी चीजें देती है, और नेचर और हेवन जो है वो आप बोल सकते हैं सिनोनिम है, पर्यायवाची है, एक ही शब्द है। इन विच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू फाइंड योर आंसर? पोएम की कौन सी लाइन्स में, पंक्तियों में आप अपना जवाब ढूंढते हैं? तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? द पोएट इमेजिन्स हर लाइंग अंडर द अर्थ एंड रोलिंग राउंड विद अर्थ्स डेली रोटेशन। जो पोएट है वो ऐसी कल्पना करते हैं कि उनकी जो बिलवड है वो लेटी हुई है धरती के अंदर, और धरती का जो रोज का क्या है, रोटेशन है, घूमना है, उसके साथ में वो भी घूम रही हैं। नो, ही डज नॉट थिंक हर एज अ पर्सन लिविंग इन अ वेरी हैप्पी स्टेट। नहीं, वो ऐसा नहीं मानते हैं कि वो बहुत ही एक व्यक्ति के रूप में एक अच्छी स्थिति, खुश स्थिति में है, हेवन में है। He sees her as a person who is that and has lost all her human feelings. वो ऐसा मानते हैं, वो ऐसा देखते हैं उन्हें कि वह एक ऐसी पर्सन बन चुकी हैं जिन्होंने अपने सारे मानवीय अनुभव जो हैं, एक्सपीरियंस जो हैं, भावनाएं जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, उन्हें खो दिया है। He imagines her to be an inseparable part of nature. वह उन्हें एक धरती से, इस नेचर से, प्रकृति से कभी भी ना अलग होने वाले पार्ट, हिस्से की तरह देखते हैं। इट इज शोन इन द लाइन, और ये जो बात है वो कौन सी पंक्ति में दर्शाई गई है? देखिए, रोल राउंड इन अर्थ्स डायगोनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। इस लाइन में जो पोएट है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि वो अपनी बिलवड को किस स्टेट में देखते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।